भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी। प्रवीण जी, चंद्रयान-3 की सफलता के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। वहीं अब आगे क्या गतिविधियां देखने को मिलेंगी? तो बिल्कुल, हम बचपन से सुनते आए हैं जी। चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, वो हमारे करीब हो चुके हैं। और वाकई जिस तरीके से कहा आपने कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश भारत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इससे पहले 3 देश चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो सबसे जी। कठिनतम कहा जा सकता है, वहाँ भारत ने अपने यान को सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दिया है। और इस लैंडिंग के बाद से जी। पूरे देश में वैज्ञानिकों की जय जयकार हो रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक जी। कारनामा कर दिखाया है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से लैंडर जो है वो काम करेगा, क्या अध्ययन होना है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव साहब। सर, आप इस अभियान को नज़दीक से देखते आ रहे हैं, क्योंकि नज़दीक से इसलिए कहूँगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इसरो में आपके अभी भी हैं, जिन्होंने इस चंद्रयान-3 के अभियान में महती भूमिका निभाई है। पहले तो हम बात करें कि कल जिस तरीके से लैंडिंग के जो अंतिम 17 मिनट थे वो कितने महत्वपूर्ण थे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लैंडिंग के सॉफ्ट लैंडिंग के 17 मिनट जो थे, जिनको कि सभी लोग जो है बड़े आश्वस्त थे ये सफल होगा या नहीं होगा, पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त था, क्योंकि मैं इसरो से काफ़ी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। 1988 में जब ASLV D1 D2 गिर गए थे, तब वहाँ इसरो ने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था। मेरा जो रिसर्च था ग्रेविटेशनल एनोमली का, उसको प्रेजेंट करने के लिए। उस समय वहाँ पर अब्दुल कलाम साहब को भी के सानिध्य में भी मैं रहा था। तो हकीकत में वहाँ पर मैं इसरो की एक एक गतिविधि से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट स्पेस साइंस में इसलिए भी था कि 1979 में जो स्काईलैब गिरी थी वो मेरा ही पहला रिसर्च पेपर था। इसी तरह 1976 में, कितनी पुरानी बात हो गई, मैंने जीरो ग्रेविटी श्रीवास्तव बैलेंस करके डिस्प्ले किया था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तो इस विशेष रुचि रहने के कारण उसके एक एक पहलू को, नासा को भी मैंने विजिट किया है, एक एक पहलू की जानकारी मुझे है कि कैसे स्पेसक्राफ्ट जाता है, कहाँ उसमें खतरे होते हैं, किस तरह से लैंडिंग में रुकावट आ सकती है। और उस ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक्स में आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। और चूँकि इसमें एक नया आयाम जोड़ा था, जैसे हमारे मोबाइल में होता है फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, कि आपका चेहरा देखकर पहचान कर वो अपनी मेमोरी से मिलाकर आपके फ़ोन को जो है खोल सकता है। ठीक इसी तरह का जो एरिया रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया था, जो एक नई चीज़ थी। उसमें ये था कि उसका नक्शा अच्छी तरह से उसकी मेमोरी में डाल दिया गया था, उसको बता दिया गया था ये प्लेन जगह है। और इस तरह का पूरी व्यवस्था की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम विद्वत्ता है। अभी तक हमारे जितने भी प्रक्षेपण हुए हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये कृत्रिम विद्वत्ता का उपयोग ये है कि अगर वो जगह नहीं मिलेगी जैसा कि उसकी मेमोरी में है, आसपास में होगी, तो उस जगह को वो पहचान कर अपने आप को करेक्ट कर सकता है। तो ये जो नई तकनीक थी उस पर मुझकी सफलता का मुझे पूरा यकीन था। न केवल यकीन था, क्योंकि मैं उनके क्लोज संपर्क में रहा, इसलिए मुझे मालूम था कि इसके गर्म हवाओं में इसको देख लिया गया था। इसके अलावा बहुत सब जीरो टेम्परेचर पर इसका टेस्टिंग कर लिया था। इसको काफ़ी हिला कर देख लिया गया था, अगर गिरेगा, झटके लगेंगे तो कहीं कोई लूज कनेक्शंस तो नहीं हो जाएगा। और इसको हेलीकॉप्टर से ले जाकर, क्रेन से ले जाकर ऊपर से नीचे पटक कर देख लिया था कि इसके चारों पैर मजबूत हैं, चंद्रयान-2 जैसे तो नहीं टूट रहे हैं। इसीलिए मैं कई लोग आशंका कर रहे थे, पर मैं डे 1 से इस बात की पुष्टि कर रहा था 100% सफल हुआ। और आगे भी हमारा जो प्रयास है वो सफल रहेगा। श्रीवास्तव साहब, जब लूना 25 क्रैश हुआ 2 दिन पहले था, वैज्ञानिकों के मन में और आशंका बढ़ गई होगी इस तरह की कि जब रूस जो अब तक कई यान भेज चुका है, वो उसका जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो ऐसे में हमारे पास हम नई तकनीक के साथ जा रहे हैं, तो आशंका ज़रूर होगी। देखिए,
रूस की जो टेक्नोलॉजी है वो मैक्रो टेक्नोलॉजी है। मैक्रो माने बड़े आयाम के, माइक्रो नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बड़ा भारी भरकम जो धरती का गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण है उसको चीर कर बाहर जाने का जो तरीका है वो पलायन वेग, इतनी गति आ जाना चाहिए, लेकिन जितनी तेज़ गति होगी उतनी ज़्यादा मोमेंटम होगा। फिर हमने जो तरकीब यूज़ की थी वो ये थी कि हम पहले धरती के चारों तरफ जाकर उसकी परिक्रमा लगाएं, ठीक उसी तरह से जैसे किसान खेत में चिड़िया उड़ाने के लिए गोफन का उपयोग करता है, उसमें पत्थर रहता है, उसको तेज़ी से घुमाता है। जब वो वृत्ताकार तेज़ी से घूमता है उसकी गति हम तेज़ कर देते हैं और अचानक एक डोरी छोड़ते हैं तो पत्थर कितनी दूर चला जाता है, जिसका कि उपयोग छत्रपति शिवाजी ने भी युद्ध में किया था। तो इसी गोफन की क्रिया का हमने यहाँ पर उपयोग किया। क्या किया कि हमने हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की परिधि में अंडाकार रास्ते में रखा, फिर उसको एक्सीलरेट किया, उसकी गति बढ़ाते गए और एक निश्चित स्थान पर आकर जब उसकी अधिकतम गति हो गई और हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही थे, हमने उसको वहाँ से छोड़ दिया तो अपनी जर्नी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में जाकर वहाँ घूमने लगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में जाकर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया जो आगे हुई वो उसमें हम सफल रहे। रहा सवाल रूस का लूना 25, एक तो उन्होंने देर से छोड़ा था, उसने धरती के चक्कर नहीं लगाए थे, सीधा चंद्रमा पर जाकर उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन 1 सेकंड के 1000वें क्षण की भी अगर देरी हो जाती है इग्निशन में तो वो अपना पथ छोड़ देता है। यद्यपि उनका असली कारण क्या था, ये जो टेक्निकल स्नैक था या कोई और गलती थी मानवीय, ये तो वहाँ के वैज्ञानिक पता लगाएंगे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि जिस समय वो गया था उस समय सूर्य पर भीषण विस्फोट हुआ था। एक प्रोमिनेंस नाम की फिनोमेना होती है, जैसे तेल की कढ़ाई में बुलबुले फूटा करते हैं, ऐसे सूर्य के सतह पर वहाँ जो द्रव है वो बड़ी ऊपर उछलता है हवा में, उसको सोलर मास इजेक्शन बोलते हैं। जो सोलर मास इजेक्शन होता है जब हजारों नहीं लाखों किलोमीटर ऊपर चली जाती है उसका लिक्विड, तो उसको प्रोमिनेंस बोलते हैं। प्रोमिनेंस जब भी आता है तो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, सोलर विंड आती है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, वो कभी कभी धरती की ओर जब चले आते हैं तो उस समय यहाँ पर जो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लैकआउट हो जाता है, बिजलियाँ फैल हो जाती हैं। न केवल ये कि अपने उपग्रह अपना रास्ता बदल देते हैं। तो जिस समय इनका लूना 25 वहाँ गया था, मेरा अपना विचार है उस समय सोलर स्टॉर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैकआउट हो गए थे। और हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें हमने मैग्नेटिक शील्डिंग ऐसा कर रखा था कि सोलर स्टॉर्म अगर आएंगे तो कोई असर नहीं करेंगे। सर, अब जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, अब इसके बाद, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया थी, इसको हमने पार कर लिया, लेकिन अभी और कई स्टेज है जिसको अभी अब आगे क्या है, किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, क्या क्या अध्ययन होने हैं? देखिए, अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है वो। एक तो आपका विक्रम लैंडर है और दूसरा प्रज्ञान जो रोवर है। अब रोवर वहाँ से निकल चुका है, एक दरवाज़ा खिड़की खुली, फिसल पट्टी गिरी, उसमें से श्रीमान प्रज्ञान नीचे उतरे, एक दूसरे ने मुस्कुराए, दोनों के फ़ोटो खींचे, अब वो धरती पर आ रहे हैं। उतरते से ही पहला काम जो किया है दोनों ने, वो एक दूसरे के चित्र खींचे हैं और इसरो को भेजे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम अब हमारा विक्रम लैंडर कर रहा है, वो कर रहा है 3 उसके प्रमुख काम हैं। एक तो तापमान में जो परिवर्तन होते हैं, तापमान में जो कुछ गड़बड़ होती है उसको वो वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, क्या ह्यूमिडिटी है या कुछ और भी है। तो इसके बाद में जो दूसरा काम होगा वो उसका, वहाँ जैसे धरती पर अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ मून क्वेक आते हैं। धरती के अर्थक्वेक का कारण हमको पता है कि जो आपकी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट, वो जब टकराती हैं उसमें टूट फूट होती है तो भूकंप आते हैं। लेकिन मून पर भी जब झटके आ रहे हैं ज़मीन में से, वहाँ की मून की धरती पर, तो वो क्यों आ रहे हैं उसका पता लगाना, इसका सिस्मिक एक्टिविटी का वो रिकॉर्ड करेगा। और तीसरा जो सोलर विंड आ रही है, प्लाज्मा आ रहा है, उसका अध्ययन करेगा और उस रहस्य का पता लगाएगा कि उसमें जो आवेशित कण हैं वो चंद्रमा की धूल पर मिलकर उसको जो
जैसे हम ये नायलॉन के कपड़े को रगड़ें तो उसमें चिंगारी फूटती है, ऐसे आप अगर पैर रखेंगे और जैसे ही पैर उठाएंगे तो वहाँ चटर चटर आवाज़, जैसे दीपावली पर चिटपटी फूटती है ऐसी आवाज़ आने लगेगी। उसका कारण क्या है, उस ऊर्जा का हम उपयोग क्या कर सकते हैं, इसका पता लगाएगा। जहाँ तक सवाल हमारे रोवर का है, रोवर के तो बहुत सिंपल काम है। पहला काम तो ये कि वहाँ जो मिट्टी है या जो भी सैंपल्स हैं उसका इकट्ठा करके देखेगा उसमें पानी की मात्रा कितनी है। और ये तो मालूम है हमको कि वहाँ प्रोटॉन 14% मौजूद है, और प्रोटॉन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। न केवल इतना, वहाँ जो पास में क्रेटर्स हैं, हज़ारों साल वहाँ कभी सूर्य की रोशनी पहुँची नहीं है उसकी तलाई में। उस रोशनी नहीं पहुँचने के कारण जो आज से लाखों साल पहले पानी आया होगा, वो पानी आज भी वहाँ बर्फ़ के रूप में सुरक्षित होगा। उसका वो अध्ययन करके, ये भविष्य के लिए इसलिए आवश्यक है, जब हम अपना स्टेशन बनाएंगे, चंद्र यात्री वहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए पीने के पानी का व्यवस्था हो जाएगी, और आगे की जर्नी के लिए, रॉकेट के लिए, ईंधन के लिए वहाँ हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर सकेंगे। ये तो निश्चित मान के चलिए कि जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तब वहाँ पर चंद्र यात्री भारत का तिरंगा झंडा गाड़ेगा। ये मेरा अपना अनुमान नहीं, मेरी अभिलाषा है। और निश्चित रूप से इसरो जिस ढंग से काम कर रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, निश्चित रूप से मेरी ये भविष्यवाणी है कि शताब्दी समारोह के वक्त पर तिरंगा झंडा हम चंद्रमा पर लहराएंगे। सर देख रहे हैं हम कि चीन, सोवियत रूस और अमेरिका, ये 3 देश जो है वो पहले जा चुके हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, बस्ती निर्माण की बात की जा रही है। भारत इस दिशा में क्या कुछ कदम, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग से अपना संदेश दिया था सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, तो उन्होंने आगामी भी जो है वो एक पाथ तय किया था कि अब हम क्या करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षी योजना के लिए उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को पूरा का पूरा समर्थन, सहायता, उत्साहवर्धन किया है, और ये निश्चित से फल लाएगा। उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि शताब्दी वर्ष में हम तिरंगा झंडा चंद्रमा पर फहराएंगे, चंद्र यात्री वहाँ भारत के होंगे, और ये सब इसलिए आगे के लिए संभव है, केवल भारत के लिए नहीं, केवल अमेरिका के लिए नहीं, चीन के, रूस के लिए नहीं। चीन ने वहाँ से जो मटेरियल इकट्ठा किया है उसमें चेंगेसाइट नाम का एक पदार्थ निकला है, जिसमें हीलियम 3 का आइसोटोप मौजूद है। वो रेडियोधर्मी नहीं है, उसको पुड़िया बनाकर जेब में रख के ला सकते हैं, क्योंकि भविष्य में जो कोयला तो ख़त्म हो जाएगा, आपका तेल भी ख़त्म हो जाएगा, तब बिजली कहाँ से लाएंगे? परमाणु भट्टियों से। अभी जो परमाणु भट्टियाँ हैं उसमें क्या है, यूरेनियम को हम या प्लूटोनियम को हम फोड़ते हैं, उससे जो आग निकलती है उससे पानी गर्म करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। लेकिन अब जैसे सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य में हाइड्रोजन के जो एटम मिल के हीलियम बना रहे हैं, उससे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उससे ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, 1000 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो जो हीलियम 3 आइसोटोप है, वो अगर आप 1 किलो भी ले आएँ चंद्रमा से इकट्ठा करके, परमाणु भट्टियों में उसको फ्यूज़न रिएक्शन में काम करें, तो अगले 20 साल तक हिंदुस्तान की बिजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी, पर्याप्त विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। यही एक कारण है कि हीलियम 3 के कारण रूस, अमेरिका, चीन सब वहाँ दौड़ रहे हैं, और भविष्य में दूसरे देश भी जोड़ेंगे। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना तो है, और भारत इसमें प्रमुख रूप से इसलिए ज़्यादा महत्व का कार्य कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव बहुत ही वहाँ अंधेरा रहता है, सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं, तो वहाँ पर जो है वो हिस्सा अभी किसी ने देखा ही नहीं है कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। सिर्फ जो ऊपर हमारे ऑर्बिटल घूम रहे हैं उससे उसका अंदाज़ लगा है। अब तो हम वहाँ पहुँच उसका पूरा सर्वेक्षण करके, क्योंकि अभी हमारे ऑर्बिटल भी घूम रहे हैं, और वो जो लैंडर जिसमें सवार होकर गया था वो हाथी भी वहाँ घूम रहा है, जागृत है वो। जो कुछ भी वहाँ एनालिसिस होगा, जैसे एनालिसिस कैसे करेगा रोवर गड्ढा करेगा, चट्टान को फोड़ेगा, उसमें लेज़र की किरणें पड़ेंगी, उसमें फ्लेम निकलेगी जैसे मोमबत्ती की लौ निकलती है, उससे वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरे उपकरण लगे हैं उनसे एनालिसिस करेगा, इसमें कौन से पदार्थ हैं। उन पदार्थों की डिजिटल लैंग्वेज में बनाकर वो रेडियो तरंगों से वहाँ पर हमारे जो लैंडर है उसको भेजेगा, लैंडर ऑर्बिटल को भेजेगा, और हमारे पास आ जाएंगे। उनको एनालाइज करके हम पता लगा लेंगे यहाँ कौन कौन से पदार्थ हैं। अभी जिन पदार्थों के अनुमान हैं
उनमें एक तो है लिथियम, जिसका कि उपयोग और विपुल मात्रा में है वहाँ। उसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? बैटरियों में। आप जो ये बाइक चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इसमें जो बैटरी हैं वो अब अल्कलाइन, तो वाहन भी जो है वो लिथियम बैटरी। उसी के आने वाले हैं। तो भविष्य में हमको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। भारत का दूसरा उपयोग की चीज़ वहाँ क्या है? वहाँ टाइटेनियम नाम का पदार्थ विपुल मात्रा में है। और टाइटेनियम एक ऐसी चीज़ है जो लोहे से भी ज़्यादा कठोर है और वजन में कम है। तो आज हमारे जो फौज के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं वो भारी भरकम होती हैं। अगर हम टाइटेनियम की बनाकर उनको पहना देंगे तो कम वजन में उनकी जो कार्य क्षमता बढ़ सुरक्षित जाएगी। भी अधिक होगी। सुरक्षित अधिक सर, होगी। अब देखते हैं कि हम चंद्रमा पर तो पहुंच गए हैं, अगला टारगेट हमारा क्या होगा? अगला टारगेट पहले सूर्य है। सूर्य से जो धपन आ रही है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि धरती का मौसम परिवर्तन सूर्य पर निर्धारित करता है। सूरज से जब भी, जैसे धरती पे एक बार नेपाल में अभी जो भीषण अर्थक्वेक आया था, तब ये पाया गया था कि अपर एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फीयर में वहाँ गड़बड़ हुई थी। तो जब ज़मीन की गड़बड़ से यहाँ गड़बड़ होती है तो वहाँ से जो सोलर विंड आती है उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। धरती की चुंबकीय क्षेत्र में वो जब फंसते हैं तो नृत्य करने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। वो नॉइज़ इतना ज़्यादा होता है कि आपके सैटेलाइट विचलित हो जाते हैं। आपके कभी देखा होगा टीवी में अचानक काला आ जाता है, लाइन आने लगती है। वो क्यों आती है? सोलर डिस्टरबेंस के कारण। तो सोलर डिस्टरबेंस से हमारे धरती पर बहुत कुछ परिवर्तन लाते हैं। सर, हमारे स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि ये जानकारी है, हो सकता मुझ गलत हो, अपुष्ट हो, कि 4 यात्रियों को प्रशिक्षण जारी है पिछले कुछ माह से, कई वर्षों से है। 4 यात्रियों का प्रशिक्षण जारी, क्योंकि अंतरिक्ष की जो एटमॉस्फेयर है उनके मुताबिक उनका जो प्रशिक्षण जारी है। क्या उम्मीद करते हैं कि कब हम जो है वो उतर पाएंगे? पिछले 35 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन धरती के चारों तरफ घूम रहा है। चीन ने भी अपना एक अलग स्टेशन बनाया है, वो घूम रहा है। वहाँ शून्य गुरुत्वाकर्षण में वो प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पौधे कैसे उगते हैं, जीव जंतु कैसे बिहेव करते हैं, मानव शरीर पर क्या असर होता है, अधिक से अधिक समय तक। क्योंकि अगर हमको मंगलयान पर जाना है तो आपको 9 महीने तक जाना पड़ेगा। अब 9 महीने तक आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे वो रिसाइकलिंग करेंगे चीज़ों का। अब पानी की बाल्टी भर भर कर तो हम स्पेस स्टेशन में नहीं ले जा सकते हैं, वहीं उसके रिसोर्सेज करने पड़ेंगे। तो रिसाइकलिंग करते हैं। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं पेशाब करते हैं उसको भी फिल्टर करके यूजफुल बनाकर उसी पानी को पीते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है पर करना पड़ेगा। तो अभी जो एक नई खिड़की खुली है, इससे कूदकर हम देखेंगे कि इस दुनिया के और सृष्टि के बगीचे में क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं और उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे नए सिरे से पनपेंगे। ना केवल उद्योग धंधे पनपेंगे, रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। यंग ब्लड को, छोटे छोटे बच्चे जो कल खुश हो रहे थे, उनको समझ में आ गया कि चंदा मामा अब जो हमारे पास में आ गए, अब टूर का हो गया है, एक टूर करना ज़रूरी है। ना केवल चंदा मामा, मुझे तो पूरा विश्वास है अगले 50 साल के भीतर भीतर आप और हम किसी ग्रह पर खड़े होकर इस तरह से लाइव ट्रांसमिशन कर सकेंगे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से प्रोफेसर राम श्रीवास्तव शुरुआत से इस बात पर दृढ़ संकल्पित थे कि चंद्रयान 3 जो है वो पूरी तरीके से सफल होगा। भले ही वैज्ञानिकों में भी आशंका थी, लेकिन प्रोफेसर राम श्रीवास्तव को भरोसा था कि इस बार चंद्रयान की जो है वो लैंडिंग सॉफ्ट होगी और हम इतिहास रच पाएंगे, और रचा भी। लेकिन आने वाले भविष्य को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है वो ये कि हम चंद्र यात्री भी कुछ समय बाद वहाँ पर उतार पाएंगे, और इसके लिए स्पेस स्टेशन तैयार करने की भी बात प्रोफेसर राम श्रीवास्तव ने की है। और आने वाला भविष्य भारत का किस तरीके से सुनहरा, उसकी भी तस्वीर प्रोफेसर राम श्रीवास्तव ने बताई प्रवीण है। जी, इस जो लैंडर तो पहुंच चुका है, वहां पे लैंड कर चुका है सफलतापूर्वक, लेकिन आगे का जो शोध है इसमें कितना समय लगने वाला है वहां पर? जी बिल्कुल, आगे के शोध में क्या समय लगने वाला है, कितना समय लगेगा, ये कब तक रहेगा? देखिए, हर प्रोजेक्ट का एक गेन चार्ट होता है और स्टेज बाय स्टेज उस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। इतने दिन में हम ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, अभी तक जो किया है उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा।
तो ये चार्ट तैयार है और उस चार्ट के हिसाब से निकट भविष्य में हम शीघ्र ही जो आदित्य हमारा जाएगा गगनयान, वो छोड़ा जाएगा। गगनयान का डेटा हम उपयोग करेंगे। कब? चंद्रमा पर जो हम बस्ती बनाएंगे तो रेडिएशन का क्या असर होता है, रेडिएशन वहाँ से कितना चलता है, यहाँ कितना आता है। रेडिएशन का मतलब अकेला उजेला नहीं है, उसमें जो सोलर विंड हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें तो न्यूट्रिनो तक है और वो बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में अभी हम धरती पर रहकर नहीं जान सकते हैं, चंद्रमा पर आसानी से जान लेंगे। कॉस्मिक किरणें आती हैं ब्रह्मांड से, चारों तरफ से ब्रह्मांड रश्मियाँ आ रही हैं, उनका तूफान आता है। कुछ बुलबुले मैग्नेटिक जो आपके बबल्स हैं वो हमारे सौरमंडल के बाहर हैं, वो क्यों हैं, कैसे हैं, ये सब ज्ञान जानना ज़रूरी है जिससे कि हम भविष्य की इंटरप्लेनेटरी जर्नी कर सकेंगे। ये हो सकता है कि मेरी जनरेशन ना देख पाए, लेकिन आपकी जनरेशन देखेगी, आपकी बच्चों की जनरेशन देखेगी। तो ये जो विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में जो योजना चल रही है वो केवल आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, अगले आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आएंगी, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपने कभी सोचा था कि आपके बचपन में मोबाइल होगा? 1942 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तब आर्थर क्लार्क ने एक साइंस फिक्शन लिखा था। उसमें क्या कहा था कि धरती के चारों तरफ 36,000 किलोमीटर ऊपर एक उपग्रह स्थायी रखा जाएगा जो 24 घंटे में एक चक्कर धरती का लगाएगा। इस बीच में धरती भी घूम जाएगी तो वो हमको त्रिशंकु जैसा लटका दिखेगा। तब टेलीविज़न एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकेंगे। 1942 का साइंस फिक्शन की कल्पना आर्थर क्लार्क की कितनी रियलिटी हो गई। उससे भी आगे हम कितने बढ़ गए। अब आज हमारे पास मोबाइल है। पहले हम जो ISDN लगाते थे, STD लगाते थे, कितनी देर लगती है, लेकिन अब आज की तारीख में अपन जहाँ चाहें वहाँ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब वो दिन भी आने वाला है जब जो वर्चुअल रियलिटी के बजाय जो ऑगमेंटेड रियलिटी जिसमें काम चल रहा है, तब आप अमेरिका में हैं, मैं यहाँ इंडिया में हूँ, आपका पूरा शरीर की एक छाया यहाँ बन जाएगी 3 डायमेंशनल ऑगमेंटेड रियलिटी में, और हम आमने सामने मिलकर बात कर सकेंगे। और तो और देखिए कि विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है। जर्मनी में वैज्ञानिक किस दिशा में काम कर रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स सर्किट का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। जिस दिन ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगा उस समय इस मस्तिष्क के पूरे डिजिटल नेटवर्क को, सर्किट को आई क्लाउड में डाल देंगे। अगर मेरे मस्तिष्क का पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाए और उसको आई क्लाउड में स्टोर कर दिया तो मेरी आगे 5 पीढ़ियाँ भी, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी अगर मुझसे बात करना चाहें तो आई क्लाउड में से मुझे निकाल लेंगे और मुझसे बात करेंगे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जिस तरीके का विज्ञान प्रोफेसर राम श्रीवास्तव बता रहे हैं, आने वाले समय में ये एक उड़ान है हमारी चंद्रयान के माध्यम से और आगे और भी बाकी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या ड्यूरेशन है, तो जो तय समय नासा इसरो ने किया है उसके मुताबिक वहाँ पर लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों जो है वो अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसकी अध्ययन का डेटा जो है वो इसरो तक पहुँचाते तमाम रहेंगे। जानकारी के लिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो चुका है। वहीं चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। वहीं सबसे कठिनतम स्थान दक्षिणी ध्रुव पर यह पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।